आगे लिखें, लेकिन राजस्थानी चित्रकला में, अगला पॉइंट लिखें आप, राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक विषयों को अधिक महत्व दिया गया है। राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक विषयों को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है? धार्मिक विषयों को अधिक महत्व दिया गया है। लिखें आप, जैसे राधा राधा एवं कृष्ण का अधिकाधिक चित्रण किया गया है। ठीक? इनके जीवन की अलग-अलग घटनाओं पे बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको, धार्मिक विषयों को मतलब आम जीवन में भी और दरबार के स्तर पे भी। अगला पॉइंट लिखें आप, ठीक है? चित्रों में चित्रों में अलग-अलग मनोभावों अलग-अलग मनोभावों तथा प्रेम से संबंधित विषयों को भी महत्व दिया गया है। प्रेम से संबंधित विषयों को भी महत्व दिया गया है। इसको ना एक वर्ड यूज़ किया गया किताबों में, नायिका भेद। नायिका भेद मैं लिखने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये शब्द, उसको मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिखा दिया आपको। मैं एग्जाम्पल देके तो समझाता हूँ, लिखना होगा तो हम लोग लिख भी लेंगे। जैसे कोई स्त्री है, आप मान लो अपने किसी से मिलने जा रही है, अपने प्रेमी से, या राधा कृष्ण की बात है कि राधा जो है कृष्ण से मिलने जा रही है, मान लो चित्र है। तो जो चेहरे पे खुशी है ना मिलने की, उसको एक अलग तरीके से चित्रित किया गया है। जब हम बिछड़ रहे हैं तो उसका मनोभाव अलग है। हम बिछड़ रहे हैं तो हम चित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है? उसका मनोभाव अलग है। तो वो जो बारीकियाँ होती है चित्रों में ना, विरह का जो चित्रण है, मतलब दुःख का जो भाव है, उसका मनोभाव अलग है। तो प्रेम संबंधित विषयों का, नायिका भेद को धर्म के स्तर पे भी और सामान्य स्तर पे भी इसको खूब महत्व दिया गया है चित्रों में। ठीक है? चित्रों में इसको महत्व दिया गया है। नेक्स्ट लिखें, ठीक है? चित्रण के दौरान अलग-अलग मौसम अलग-अलग मौसम एवं राग जो अलग-अलग गायन से जुड़ा होता है, रागों का भी ध्यान रखा गया है। ये सब मुगलों में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? रागों का भी ध्यान रखा गया है। ब्रैकेट में लिख लें आप, ब्रैकेट में रागमाला, कॉमा, बारहमासा बारहमासा इत्यादि। यानी इनके सब्जेक्ट से चित्र बनाए जा रहे हैं, मान लो तो जैसे सावन का मौसम है सपोज दैट, ठीक है? तो फिर वो उस तरह की हरियाली दिखाई जाएगी। बसंत है तो उस तरह के मतलब आपको पतझड़ आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है? तो जो मौसम है उसका इम्पैक्ट, जाड़े की रात है तो पूरा अंधेरा होगा, तो मौसम और राग दोनों को चित्रों में रिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है? ये भी एक खूबसूरती है जब राजस्थान चित्रकला की बात होती है तो। अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट। देखिए, हाशिया चित्रण का प्रचलन नहीं था। हाशिया चित्रण का प्रचलन नहीं था। ठीक है? एक और लिख लें आप, एक चश्मे चित्र, ये मुगलों की तरह हो गया, प्रायः यहाँ पे भी एक चश्मे चित्र हो गया। एक और लिख लें आप, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, ब्रैकेट में लिख लें आप, जैसे नीले रंग, गोल ब्रश इत्यादि। नीले रंग, गोल ब्रश इत्यादि। नीले रंग, गोल ब्रश, जो मुगल काल में मैंने लिखा था आपको, वही सेम बात यहाँ पे आ गई। ठीक है? तो ये है राजस्थानी चित्रकला। तो यहीं पे आप मुगलों से समानता और अंतर यहीं पे मैंने करा दिया है। ठीक? आपसे पूछे विशेषता तो आप बता दीजिएगा। कोई एक शैली तो नहीं पूछने वाला आईएएस के मेंस में, यदि आ भी गया तो आप बता दीजिएगा, साथ में उसकी 2-3 बातों को भी बता दीजिएगा। ये सारी विशेषताएं थी, साथ में ये वाली बात कर दीजिएगा उसमें। ठीक? ये हो गया आपका राजस्थानी चित्रकला और मुगल चित्रकला। अब आप लिखें पहाड़ी चित्रकला। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है इन्फॉर्मेशन। पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला में लिखेंगे आप, ये है आपका मुख्यतः जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। जम्मू, उत्तराखंड एवं हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है? जम्मू में एक फेमस केंद्र था बसौली, उत्तराखंड में गढ़वाल का क्षेत्र और हिमाचल में कुल्लू, कांगड़ा, चंबा। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा ये चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। ठीक? यहाँ लिखेंगे आप, 18वीं 19वीं सदी में 18वीं 19वीं सदी में मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात चित्रकला के क्षेत्रीय केंद्रों का उदय पतन के पश्चात चित्रकला के क्षेत्रीय केंद्रों का उदय हुआ। इसी क्रम में पहाड़ी चित्रकला का भी उदय हुआ। इसी क्रम में पहाड़ी चित्रकला का भी उदय हुआ। ठीक है? आगे लिखेंगे, पहाड़ी चित्रों में भी पहाड़ी चित्रों में भी धर्म, प्रेम, प्रकृति धर्म, प्रेम, प्रकृति, नायक नायिका भेद थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। ठीक है? इत्यादि चित्रों को अधिक महत्व दिया गया। नायक नायिका भेद इत्यादि चित्रों को अधिक महत्व दिया गया।
धार्मिक विषय होंगे, प्रेम संबंधी विषय होंगे, मनोभावों का अंतर होगा और पहाड़ों पे तो प्रकृति चित्रण तो होगा ही होगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। भित्ति एवं लघु दोनों प्रकार के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। लघु दोनों प्रकार के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। ये हो गया आपका राउंड वन कि भाई जनरल परिचय हो गया, कभी आ जाएगा पहाड़ी चित्रकला के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी जगह के बारे में एक एक दो दो बातें, ज़्यादा नहीं। किताबों में भरी पड़ी रहती है कोई भी किताब में, आप उसको पढ़ के निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाओगे कि क्या करें, इसलिए कॉमन निष्कर्ष हमने पहले रख लिया है। सपोज दैट हमें बसौली के बारे में लिखना है, तो ऊपर वाली बात मुगलों के पतन के बाद शुरू हुआ, भक्ति को महत्व दिया गया, धर्म को महत्व दिया गया, प्रेम को महत्व दिया गया, प्रकृति को महत्व दिया गया, भित्ति चित्र हैं, लघु चित्र हैं, 6 7 पॉइंट हमारे हो गए। उसको एक लाइन में कर दीजिएगा, एक शब्द मत लिखिएगा, फिर ये पूछ ले तो लगना चाहिए कि बहुत सारी बातें बताई, यही सब्जेक्ट है ना, तो अलग से कुछ करना तो है नहीं। अब जैसे बसौली की कुछ खास बात, जैसे बसौली में बहुत सारी बातें, बट एक जो ध्यान रह जाएंगे आपको, महिलाओं के चित्र में ललाट को थोड़ा पीछे की तरफ दिखाया गया है। ठीक, खुले हुए केश हैं और ललाट पीछे की तरफ है महिलाओं के चित्र में। एक कोई ऐसी यूनिक बात जो लगे कि हाँ ये बसौली की है, तो एक एक एग्जाम्पल ऐसा हमने पकड़ रखा है, एक दो एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रह जाएगा कॉमन बातों के अलावा। ठीक है, अब आप लिखें बसौली, बसौली है ना, बसौली में लिखें महिलाओं से संबंधित चित्रों में, महिलाओं से संबंधित चित्रों में पीछे पीछे की ओर पीछे की ओर हटते हुए ललाट, पीछे की ओर जाते हुए या हटते हुए ललाट, अभी जो मैंने बताया पीछे की तरफ ऐसे झुका रहेगा पीछे की तरफ ललाट, तथा खुले केश का चित्र, बाल या केश का चित्र। ये हो गया बसौली का एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पीला नीला और हाथों की मुद्राएं, धर्म प्रेम श्रृंगार राग बारामासा, सब पॉइंट्स हैं इसके मतलब। ठीक है, बट एक पॉइंट रखना है हमें, ऐसे लिख लिया गढ़वाल के बारे में, गढ़वाल पड़ेगा उत्तराखंड में आपका। ठीक है, महिलाओं के ललाट पर अर्धचंद्राकार, महिलाओं के ललाट पर अर्धचंद्राकार टीका, अर्धचंद्राकार टीका। महिलाओं को जो चित्र दिखेंगे आपको गढ़वाल में, उसमें एक ऐसे चंद्र अर्धचंद्राकार सभी चित्रों पे आपको दिखेंगे, ये खास वहाँ की विशेषता है। और एक पॉइंट और लिखना आप इसमें कॉमा देकर के, भोला राम, भोला इनोसेंट पूरा नाम है इनका, भोला राम 19वीं सदी के, 19वीं सदी के इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। भोला राम 19वीं सदी में इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। एक चित्रकार ऑब्जेक्टिव में शायद कभी ये काम आ जाए, इस मकसद से हमने ये नाम आपको बता दिया। गढ़वाल हो गया, अब आप लिखें आप जरा एक बार कांगड़ा लिख लें आप, कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली, ये तीनों है हिमाचल में आपका। कांगड़ा के बारे में लिखें आप कि कांगड़ा शैली में भी चित्रों में स्त्री सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है, स्त्री सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है, और और अधिकांशतः चित्रों में, अधिकांशतः चित्रों में लहंगा दुपट्टा के साथ चित्रित किया गया है, लहंगा एवं दुपट्टा के साथ चित्रित किया गया है, दुपट्टा के साथ चित्रित किया गया। एक पॉइंट और लिखने इसमें आप कि कांगड़ा के एक शासक हैं संसार चंद, कांगड़ा के शासक हैं संसार चंद, लिखें आप कांगड़ा के शासक संसार चंद के संरक्षण में चित्रकला का अधिक विकास हुआ था, संसार चंद के संरक्षण में चित्रकला का अधिक विकास हुआ था। ठीक? तो ये दो नाम ऑब्जेक्टिव के लिए से बहुत फेमस है, संसार चंद्र है ना, भोला राम। और अभी जैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ ऐसे ही पॉपुलर एक दो नए नाम कभी आपको दिख जाएंगे जो आपको नहीं पता होगा, तो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस उसको ऐड कर लेना, चलो ये भी एक कलाकार हैं या ये भी एक चित्रकार हैं शासक, बहुत ज़्यादा नहीं है, गिने चुने, ये बहुत मतलब ये सब किंवदंती बन गए वहाँ पे, मतलब लोग बहुत सम्मान से इनको, ये उस लेवल पे लोकप्रिय जिनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद लिख रहे हैं आप कुल्लू, कांगड़ा के बाद लिखना आप कुल्लू। ठीक है, ठीक है, चित्रों में, चित्रों में स्त्रियों के सिर को अपेक्षाकृत छोटे एवं अंडाकार दिखाया गया है, अंडाकार दिखाया गया है। देखें स्त्रियों को प्रायः टोली झालर वाले चित्रों के साथ, टोली झालर वाले वस्त्रों के साथ चित्रित किया गया है, झालर वाले वस्त्रों के साथ चित्रित किया गया है। और पुरुषों को तिब्बती टोपी में, पुरुषों को तिब्बती टोपी में, तिब्बती टोपी कुछ खास तरह की टोपी होगी तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि अच्छा ये इस शैली के चित्र हैं। एक लिख लें आप चंबा, चंबा लिखें, यहाँ से भित्ति एवं लघु चित्रों के साक्ष्य, यहाँ से भित्ति एवं लघु चित्रों के साक्ष्य, भित्ति एवं लघु चित्रों के साक्ष्य बहुतायत में मिलते हैं, बहुतायत में मिलते हैं। एक और लिख लें आप कि रंगों में, रंग कलर में पीले रंग का अधिक उपयोग हुआ है, येलो,
एक और लिख लें आप, स्त्रियों की ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, स्त्रियों की ग्रीवा को सुडौल चित्रित किया गया है। ग्रीवा, गर्दन, गर्दन समझते हो ना? हाँ, स्त्रियों की ग्रीवा को, ग्रीवा क्या होता है? ग्रीवा को सुडौल चित्रित किया गया है। ये लगभग, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, सरकारी किताब में 2-2 3-3 पेज बहुत सारे चित्र हैं। उन सबको पढ़ने के बाद, बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद, कौन सी ऐसी बात है जो आपको अलग थोड़ा रख देगी। एक सरकारी किताब आती है प्रकाशन विभाग की, वहाँ पे सभी चित्रों का बहुत उल्लेख है उसमें। चित्रों के बारे में बहुत बताया डिस्क्रिप्शन उसमें। एग्जाम में क्या होता है, हमें सामान्य विशेषता और क्षेत्रीय विशेषताएं मेंस में लिखने के लिए आएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में शैली का नाम थोड़ा जानते रहिए आप, कहीं कोई चित्रकार या कुछ खास बात को जानते रहिए आप। तो क्या हो गया आपका, मुगल चित्रकला, फिर राजस्थानी चित्रकला, फिर पहाड़ी चित्रकला। अब नोट करके लिख लिया आप, जरा 1-2 पॉइंट और है। देखिए हाँ, सिख चित्रकला, सिख, जो सिख धर्म है ना, उसी तरह से सिख चित्रकला। देखिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी में लाहौर, अमृतसर, लाहौर, अमृतसर एवं पटियाला, पटियाला चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। चित्रों में, चित्रों में सिख गुरुओं के सभी निर्माण, चित्रों में सिख गुरुओं के सभी निर्माण, सिख गुरुओं के सभी, ठीक है, छवि चित्रण है ना, को महत्व दिया गया है। ठीक है? नोट में लिख लेंगे आप, हैदराबाद निजाम, हैदराबाद निजाम, 18वीं सदी में जो निजाम करा देते हैं उसके बारे में एक पॉइंट लिख लें आप, कि चित्रों पर मुगल एवं राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव, चित्रों पर मुगल एवं राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी सब जो लिख पा रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से नोट करके इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, अभी पहले बात सुन लीजिए आप लोग। नोट में जितनी बात लिख पा रहा हूँ उतना महत्व नहीं रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। यहाँ पर थोड़ा उल्टा ही है नोट में जो लिखा रहा हूँ, लेकिन कभी 18वीं सदी 19वीं सदी चित्रकला के बारे में कुछ भी यहाँ वहाँ कुछ पूछ ले तो आपको पता नहीं चाहिए यहाँ भी कुछ पढ़ा था हमने। अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसको महत्व में नहीं रखता हूँ मैं इसको, बस टॉपिक को पूरा करने के लिए थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ भी चित्रों को निर्माण जारी रहा है। तो नोट में भी 2-3 बातें और लिखवाऊंगा, बस ये ऐसे ही है। मेन जो बताना था आपको हमने बता दिया, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी। इस पर पीटी और मेंस दोनों जगह प्रश्न आने की संभावना रहेंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ इसका प्रारंभिक परीक्षा से कुछ रोल तो मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। बस ऐसे जानते रहिएगा, मुख्य परीक्षा में कभी शायद इसका उपयोग होना हो तो हो जाएगा, उसी मकसद से है, यानी कम महत्व की चीज़ें हैं। अब मैं बता रहा हूँ हैदराबाद जो निज़ाम था ना 18वीं सदी में, हैदराबाद का निज़ाम, उसके चित्रकला क्या था हमने बताया। निज़ाम के अधीन भी चित्रकला का विकास हुआ और वहाँ पे चित्रकला पर मुगल और राजस्थान का प्रभाव, पहला पॉइंट लिख पाया। ठीक, लिख लिया आपने। एक पॉइंट और लिखना आप इसमें, ग्रंथ चित्रण पर भी बल, ग्रंथ चित्रण पर बल। जो बहमनी का नाम आपने सुना होगा, क्षेत्रीय राजा भी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। तो क्षेत्रीय राज में जब बहमनी के पतन के बाद अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये 3 बड़े राज्य थे। ठीक, उसी में लिख लेंगे आप, गोलकुंडा में, गोलकुंडा में, गोलकुंडा में पट्टचित्र, गोलकुंडा में पट्टचित्र एवं ग्रंथ चित्रण पर बल, गोलकुंडा में पट्टचित्रण एवं ग्रंथ चित्रण पर बल। अगला लिख लें आप, बीजापुर में, बीजापुर में, बीजापुर में ग्रंथ चित्रण पर, ग्रंथ चित्रण पर तथा आम जनजीवन से संबंधित, आम जनजीवन से संबंधित विषयों को महत्व दिया गया, महत्व दिया गया। चित्रों में महिलाओं को, चित्रों में महिलाओं को साड़ी पहने हुए, महिलाओं को साड़ी पहने हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा किताबों में रहता है तो थोड़ा पता रहेगा आपको। तो कहीं भी जैसे मान लो अहमदनगर ही है, अब मुगलों का प्रभाव तो दिखेगा ना, मुगलों का समानांतर है, तो ग्रंथ चित्रण तो कहीं पे भी आ जाता है, ऐसे लघु चित्र, भित्ति चित्र। जहाँ लगे ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम ग्रंथ चित्रण, कवि चित्रण, लघु चित्र, भित्ति चित्र पढ़ते पढ़ते आपको एक आइडिया लग जाएगा, 3-4 बातें कॉमन होती हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो राज परिवार का जहाँ शासन है, महल है, बट कोई भी राज्य तो बहुत बड़ा होता है ना, उसके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे संस्कृति के लोग भारत में रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चित्रों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में ना होता, ये हो ही नहीं सकता। इतना विशाल देश है, इतनी विविधता, संस्कृति तो नहीं होना है, तो चित्रों से संबंधित बात होगी। ठीक, अभी एक साहित्य वाले में आपको याद होगा, ठीक है, कि पीछे हमने कहा था ना एक पेज मिसिंग हो गया था, वो अपलोड करने के लिए हमने दे दिया था, आई होप वो अपलोड हो गया होगा, हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मुगल काल के जो प्रमुख साहित्य है ना उसमें लेखक का नाम एक तरफ लिख देता हूँ, जैसे सल्तनत काल में लिखा था। ठीक है, साहित्य का नाम उसमें लिखा हुआ है और फिर उसका कैसे उपयोग है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, लेखक का नाम ऐसे करके मैं आपको एक बार लिख लें आप, मुगल कालीन प्रमुख साहित्य है ना, मुगल कालीन प्रमुख साहित्य, लेखक और पुस्तक, पुस्तक तो आप वैसे बोल दूंगा, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बहुत ऐसा नहीं है ना। लेखक में है आपका, एक है बाबर, सबसे पहले है ना, और बाबर की रचना जो है वो है तुजुक बाबरी। ये है बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी। और
इसको ना बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया जाएगा। बाबरनामा हो जाएगा फ़ारसी भाषा में। ठीक, बाबरनामा अनुवादक का नाम भी दिया हुआ है उसमें। मुगल काल को जानने का स्रोत, जैसे आपको याद होगा सल्तनत काल को जानने का स्रोत, हमने कहा तो उन किताबों का नाम याद रखिएगा। ठीक है? उसी तरह से मुगल काल के भी 8-10 किताबों के नाम होंगे। नाम तो बहुत ज़्यादा है इसमें, करीब 20-25 हैं। बट उसमें से हमने 10-12 को ही हाइलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। जिसको हमने हाइलाइट कर रखा है वो आपको याद रखना है। क्लियर ना? जिसको हमने हाइलाइट कर रखा है। उसी में से कुछ लेखकों का नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। साथ में कहीं-कहीं बाबर के बाद जैसे एक नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम है, ये हुमायूँ की सिस्टर हैं। हुमायूँ नामा एक प्रमुख किताब हो गई, हुमायूँ नामा। ठीक? फिर एक लेखक हैं अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी। हाँ, ये है तारीख़ शेरशाही। ये किताब अकबर ने लिखवाया था शेरशाह के ऊपर। भाई बड़ी चर्चा जरा लिखो उसके बारे में, संकलन करो। शेरशाह की नीतियों से बहुत कुछ लिया था अकबर ने। इतिहास हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाता है, जितने भी योग्य लोगों को देखेंगे ना, उनमें सीखने की प्रवृत्ति बहुत रहती है। शासक हों, कोई संत हों, उपदेशक हों, खुद इतनी जगह यात्रा कर रहे हैं, महावीर इतनी जगह यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तब उसकी व्याख्या अपने तरीके से वो कर रहे हैं। ऐसे ही देखेंगे आप, और भी इसमें लेखकों का नाम दिया हुआ है, जिसमें एक फेमस है निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद, किताब का नाम है तबक़ात-ए अकबरी। किताब का नाम है तबक़ात-ए अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद। फिर एक लेखक हैं बदायूनी। एक लेखक हैं बदायूनी। इनकी किताब का नाम है मुंतखाब। मुंतखाब उत तवारिख। मुंतखाब उत तवारिख, बदायूनी। और एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका, ये है अबुल फ़ज़ल। किताब है इसका अकबरनामा। ठीक? इम्पोर्टेंट क्या है तीनों किताब में कि आप देखोगे, ये जो पहली किताब है, ये अकबर के बारे में संतुलित दृष्टिकोण रखता है। पहली किताब है, ये अकबर के बारे में संतुलित अप्रोच रखेगा। ठीक है? जो दूसरी किताब है, ये आलोचनात्मक। पहली वाले में आलोचना भी होगी, प्रशंसा भी मिलेगी आपको। दूसरे वाले में आलोचना ही अधिक मिलेगी आपको, और तीसरे वाले में प्रशंसा। ये 3 किताबों की खास बात है। एक किताब संतुलित दृष्टिकोण रखता है, ठीक है? दूसरा आलोचनात्मक रखता है, तीसरा हर की प्रशंसा करता है। अकबर के बारे में जो हमने पढ़ा है, तीनों किताबों के आधार पर ही सारी बातें, जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, कुछ भी अकबर के बारे में इन्हीं किताबों का आधार बनाकर हमने। ठीक? तो ये तो पहला हिस्सा हो गया अकबर के समय तक का। और भी किताबों का नाम है इसमें, नोट कर लिया ना आप लोगों ने इसको? इसके बाद जहांगीर के समय, खुद जहांगीर है, लेखक है ये भी, और इसकी रचना है तुजूक-ए जहांगीरी। इसकी रचना है तुजूक-ए जहांगीरी। ये भी आत्मकथा है। ठीक है? तुजूक-ए जहांगीरी भी आत्मकथा है। तुजूक-ए जहांगीरी के बारे में ही है। उसके बाद आगे इस सब लेखक को आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेखक हैं मुतमीद खां। इन्होंने किताब लिखी है इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक? इकबाल नामा ए जहांगीरी। शाहजहाँ और औरंगज़ेब के समय के लेखक का नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। किताब आप उसमें से हैंडआउट से देख के सामने लिख लीजिएगा, तो आपका चार्ट पूरा हो जाएगा। शाहजहाँ के समय लेखक का नाम दिया हुआ है अमीन काज़वनी। अमीन काज़वनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। ठीक है? ये तीनों लेखक हैं। तीनों लेखक एक ही किताब को लिख रहे हैं, और उस किताब का नाम है अलग-अलग समय में बादशाहनामा। ठीक? कुछ समय तक इन्होंने लिखा, फिर इन्होंने लिखा, फिर इन्होंने लिखा। बादशाहनामा। और एक लिख लेंगे आप, चंद्रभान करके लेखक हैं। चंद्रभान चहार चमन, किताब का नाम है चहार चमन। ठीक? औरंगज़ेब के समय की जितनी भी किताब है ना, वो आप सब इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रतिभा है कि आप उसको कैसे याद रखते हैं। काजिम सिराजी है, आकिल खां है, सुजान राय भंडारी है, हफ़ी खां है, ईश्वरदास नागर हैं और भीमसेन। ये किताब को हमने हाइलाइट कर रखा है उसमें। ठीक? उसको वहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद आपको याद होगा, किताबों को अनुवाद किया गया है फ़ारसी भाषा में। ठीक? तो जो अपलोड किया गया होगा, उसका दूसरा हिस्सा तो बैक पेज पे था, पहला हिस्सा गैप लग रहा था आपको, है ना? वो अपलोड हो जाएगा उसमें। अकबर का एक राज कवि है फैजी। बिल्कुल सुनना है, लिखना नहीं है आपको। ठीक है? क्योंकि लिखा हुआ है ऑलरेडी आपको उसमें। अकबर का राज कवि है फैजी, ये अबुल फ़ज़ल का भाई है। ये दोनों बड़े विद्वान हैं। ठीक? और अकबर ने उसी के नियंत्रण में एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग स्थापित किया। पहली बार अनुवाद विभाग अकबर ने स्थापित किया कि संस्कृत में और दूसरे ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद करो। लोगों को बारे में तब हम बेहतर समझ पाएँगे, जब उनके ग्रंथों को हम, उनकी सोच को हम समझेंगे। ठीक? और अकबर के आदेश पर महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद हुआ था रमज़ानामा के नाम से। ठीक है? अब एक बार क्या कीजिएगा, आप अपने उस नोट्स में आ जाइएगा। दिख रहा है सभी को? बैक पेज पे? बैक पेज पे लिख लेंगे अब आप, ये 2 जानकारी दूसरे पेज पे जो आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक? समझ में आ रही बात ना? एक पेज पे पूरा साहित्य है और ये सब लिखा हुआ है। अब
अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने, ये बदायूनी जो है, रामायण का अनुवाद किया। टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, कैची ने लीलावती का, एक गुजराती ने तलक का, ठीक इस नाम से, अब्दुल रहीम खान ने तुजुके बाबरी का बाबरनामा, पायंदा खान ने तुजुके बाबरी, दोनों ने बाबरनामा के नाम से 2 अनुवाद है। समझ पाए सभी लोग? बाबर नाम के नाम से 2 अनुवाद हुआ है, एक अब्दुल रहीम खान ने किया है और एक पायंदा खान ने किया है, तुजुके बाबरी का, ठीक, बाबरनामा फारसी अनुवाद। एक शाहवादी करके है, राजतरंगिनी का फारसी में अनुवाद किया, सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद हुआ है, एक पंचतंत्र है, इसका अरबी में अनुवाद हुआ था कलीला एवं दिमना, क्या कालिया दमन, ठीक, और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ है यारे दानिश, अबुल फजल ने किया है, देखना हो तो लिख लीजिएगा उसमें, ठीक है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ है यारे दानिश, ठीक है। ये कुछ अनुवादित ग्रंथ हैं, अनुवादित ग्रंथ के नाम आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। साहित्य के ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको सल्तनत काल में लिखवा दिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अपनी कॉपी को पढ़ के जरूर देखिएगा एक बार, सकारात्मक क्या है और आलोचनात्मक क्या है, उस काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास को जानने का स्रोत। ये लेखक समकालीन है, आपको देखिए विवरण दे रहे हैं, इन्हें इतिहास की समझ है, इसमें छेपक की संभावना नहीं है, ये सारी बातें हमने आपको वहां पे लिखवा दी। हमने कहा था यही कॉन्सेप्ट मुगल काल में भी हम लागू कर देंगे, ये सभी को सेम कॉन्सेप्ट मुगल काल में भी लागू हो जाएगा, जो आलोचना है सेम कॉन्सेप्ट, बस नाम याद रखना आपको, ठीक। यह है आपका साहित्य। मुगल काल में सोसाइटी इकॉनमी में अलग से कुछ खास पढ़ने वाला नहीं होता है, फिर भी हम बातचीत के क्रम में कुछ कुछ आपको बता ही देंगे हम। अब जितनी क्लासेस हम लोग की होंगी ना, वो सब अब सपोर्ट नोट्स के साथ चलेंगे, लिखने वाला कार्यक्रम थोड़ा बहुत रहेगा, जैसे क्षेत्रीय स्थापत्य भी लिखवा देंगे आपको हम, क्षेत्रीय राज्य है, विजयनगर है, तो नोट्स आपके पास पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपके पास कॉपी, विजयनगर है, तो अब हम नोट्स के साथ ही चलेंगे, वहीं पे मार्क करेंगे, क्योंकि अब मेन टारगेट अब है ऑब्जेक्टिव, जो बचा हुआ है, जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव है वहाँ ठहराव रखेंगे हम, जहाँ ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्मेशन चूंकि बहुत ज़्यादा है नोट्स में, तो एक बार मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, उसको मार्क करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर ना सभी को? क्षेत्रीय राज्य पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक क्षेत्रीय राज्य के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्षेत्रीय कला के बारे में, स्थापत्य के बारे में, ठीक है, वो लिखवा दूंगा आपको, उसमें विजयनगर आ जाएगा आपका, और इसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे मराठों के बारे में, यूरोपियन कंपनियों के बारे में और 18वीं शताब्दी के राज्य के बारे में, ठीक। तो हमारी ये कहानी कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 2 क्लास भी बहुत हो जाता है नोट्स के साथ, ठीक है ना, बट मान के चलिए 3 क्लास और ले लेंगे, इसी तरह से हम लोग 2 घंटे करेंगे, ठीक है जी, कोई जल्दीबाजी है नहीं, मैं भी यहीं दिसंबर में क्लासेस है हमारी, तो आराम आराम से एक क्लास भी लेते चले जाएंगे हम लोग, हमारे कंप्लीट हो, ठीक। इस बार से नोट्स आपको मिल जाएंगे। एनसीएन में भी आपको कहा था, अपने ऑनलाइन बच्चों को भी कहा था सभी को, कि मैं आपको शिक्षा पे और साहित्य पे एक नोट्स आपको, मुझे ध्यान है, प्रूफ भी किया हुआ है, बस एक बार और से चेक करना है मुझे, ठीक है। अब उसे कर लूँगा तो वो भी आपको अपलोडेड नहीं दूंगा आपको मैं, देखो जहाँ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो इस्तेमाल कर रहा है, जो मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ मैं बता दूंगा आपको। क्या होता है कि जैसे नोट्स किसी का हम ले आए ना, तो उसको समझना भी बहुत एक काम होता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। मेरी नज़र में जो मुझे लगता है कि जितनी काम महत्वपूर्ण बात आपको एक बार में बता दी जाए कि ये ध्यान रखो आपके बात, जैसे आप भी थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, आप फोकस रहोगे कि चलो ये सब हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है ना, तो अतिरिक्त जानकारी तो नोट्स में है ही दी हुई, तो विजयनगर तो बहुत विस्तार से जानकारी है उसमें, नेट जाए सब में काम आ जाएगा, ठीक है। अब मुगल काल सोसाइटी इकॉनमी आप कोई भी एग्जाम दे दो सब क्वेश्चन से बन जाएंगे, ठीक है, बट उसमें बताना पड़ेगा मुझे एक बार आपको, ये बस 5-7 बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो उसी तरह से तैयार निर्देशन का जो किताब है सतीश चंद्र की, तो वॉल्यूम में किताब आती है, उसको ही समरी बना करने का, सारी समरी अंडरलाइन कर दी और उसको हमने एक बार चेंज करवा के उसको टाइप करवा लिया। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हम एक आपसे इन्फॉर्मेशन है, मेरी नज़र में 10-15 इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन रखना है आप, वहाँ पे कुछ हमें और कोई काम नहीं करना। इन्फॉर्मेशन बताते बताते जैसे मुगल काल में बताऊंगा इन्फॉर्मेशन, तो सल्तनतकालीन समाज अर्थव्यवस्था पे एक बार याद दिला दूंगा, रिवीजन करा दूंगा 2 मिनट में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है, इसलिए मैं पढ़ना बाकी भी पढ़ना नहीं होता है, ऑलरेडी वहाँ कवर करा दिया मैंने आपको, सब कुछ वैसे ही, ठीक है। तो हम लोग फिर अब ये वाली क्लास हमारी अगले शनिवार को होगी, और हम लोग ये कंफर्म है हम लोग अगले शनिवार को, जो मुगलों पे तो आप कुछ करना हो तो मैं बात कर लूँगा अपनी तरफ से, क्षेत्रीय राज्य में हम लोग बात करेंगे, उसमें विजयनगर और क्षेत्रीय राज्य का पूरा एक परिचय 14वीं से 16वीं सदी, क्लियर, वो क्लास उसी को समर्पित होगा, क्षेत्रीय राज्य को ही, क्षेत्रीय स्थापत्य पे भी बात करेंगे, और आप सब लोग को जो हैंडआउट्स दिया गया वो लेके आइएगा जरूर, जरूरत पड़ जाती है बीच बीच में, है ना, घर पे मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मैं अभी उपलब्ध नहीं रहूँगा क्लास के बाद, है ना, तो आज छुट्टी है मेरी भी, ठीक है, थैंक यू।